अच्छा, कभी सोचा है जैसे लोहे की एक चमकदार कील है ना? उसको अगर हम बस बाहर छोड़ दें तो कुछ ही हफ्तों में वो भुरभुरी सी क्यों हो जाती है? जंग लगना। हाँ, या फिर हमारी कार की बैटरी जो सालों तक चलती है, वो आखिर कैसे मतलब एक अदृश्य शक्ति से इंजन को घुमा देती है? ये दोनों प्रक्रियाएं देखने में तो बहुत अलग लगती हैं। बिल्कुल अलग। पर इनके दिल में, जैसा आपने कहा, एक अदृश्य नृत्य चल रहा है, इलेक्ट्रॉनों का एक नाच जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। और आज हम उसी नृत्य की दुनिया में, यानी रेडॉक्स अभिक्रियाओं में गहराई से उतरने वाले हैं। जी हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम ये समझेंगे कि ये नृत्य असल में है क्या, इसके नियम क्या हैं और ये कैसे हमारे आसपास की हर चीज को संभव बनाता है, सांस लेने से लेकर तारों के चमकने तक। तो आज की हमारी चर्चा का रास्ता कुछ ऐसा होगा। पहले हम इस रेडॉक्स नृत्य के, आप कह सकते हैं, मूल स्टेप्स को समझेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन। हाँ, फिर हम देखेंगे कि ये नृत्य कितने अलग अलग तरीकों से किया जाता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसके सबसे शानदार प्रदर्शन कहाँ देखने को मिलते हैं। और आखिर में जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है, हम उस कला को समझने की कोशिश करेंगे जिससे केमिस्ट इस नृत्य के समीकरणों में संतुलन लाते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये रेडॉक्स शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका असल में मतलब क्या है? दरअसल ये दो शब्दों को मिलाकर बना है, रिडक्शन यानी अपचयन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। रेड ऑक्स, अच्छा। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब आप इसे इलेक्ट्रॉनों के लेन देन का एक खेल समझ सकते हैं। लेन देन? हाँ, जब भी कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें एक परमाणु या अणु अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है और दूसरा उसे पकड़ लेता है, बस वही रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो मतलब ये हमेशा एक साथ ही होगा? हमेशा। ये सबसे जरूरी बात है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई ना कोई उसे लेने वाला जरूर होगा। इलेक्ट्रॉन हवा में यूं ही नहीं तैरते। अच्छा, तो ये एक पार्टनर डांस की तरह है, कोई अकेला नहीं नाच सकता। लेकिन मैंने देखा है स्रोतों में ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाने के कई तरीके बताए गए हैं। क्या कोई एक सही तरीका है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कोई एक सही तरीका नहीं है, बल्कि ये तीनों परिभाषाएं एक ही प्रक्रिया को देखने के तीन अलग अलग नजरिए हैं। तीन नजरिए? हाँ, जैसे किसी चीज को दूर से देखना, फिर माइक्रोस्कोप से देखना और फिर उसके गणित को समझना। दिलचस्प। तो पहला नजरिया कौन सा है? पहली है क्लासिक परिभाषा, जो सबसे पुरानी है। ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के जुड़ने या हटने पर आधारित है। अच्छा, जो पहले के केमिस्ट ने देखा होगा? बिल्कुल। उन्होंने देखा कि जब कोई चीज जलती है तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो उन्होंने उसे ऑक्सीकरण कह दिया। और इसका उल्टा, जब किसी चीज से ऑक्सीजन हट जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए तो वो हो गया अपचयन। ठीक है, ये तो हुई क्लासिक बात। और दूसरा नजरिया जो शायद पर्दे के पीछे की कहानी बताता है? एकदम सही। दूसरी परिभाषा इलेक्ट्रॉनों के लेन देन पर ही आधारित है, जो आज ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये हमें बताती है कि पर्दे के पीछे असल में हो क्या रहा है। और वो क्या है? इसके अनुसार ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्रोतों में इसे याद रखने के लिए एक मजेदार तरीका भी दिया गया है, OIL। हाँ, यानी ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ये वाकई सुनने वालों के लिए काफी मददगार हो सकता है। ये बहुत काम का है, मैं भी यही इस्तेमाल करता था। और तीसरा नजरिया सबसे शक्तिशाली और गणितीय है, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या? हाँ, ये हर परमाणु को एक काल्पनिक चार्ज या कह सकते हैं एक स्कोर देता है। अगर किसी अभिक्रिया में उस परमाणु का स्कोर बढ़ जाता है तो उसका ऑक्सीकरण हुआ है, और अगर स्कोर घट जाता है तो उसका अपचयन हुआ है। अच्छा, तो ये स्कोरिंग सिस्टम जैसा है। बिल्कुल। ये हमें किसी भी जटिल अभिक्रिया का सटीक हिसाब किताब करने की ताकत देता है। इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूज करता था, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। हाँ, ऑक्सीकारक और अपचायक। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये नाम थोड़ा उल्टा नहीं लगता? हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत आम है, पर इसका तर्क बहुत सीधा है। अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट एक दानी की तरह होता है। दानी? हाँ, वो उदारता से अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है। इस प्रक्रिया में वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, पर जिसे इलेक्ट्रॉन मिलता है उसे वो रिड्यूस कर देता है। ओह अच्छा, तो वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। बिल्कुल।
इसीलिए उसे रिड्यूस करने वाला एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका ठीक उल्टा होगा। एकदम सही। ऑक्सीकारक एक इलेक्ट्रॉन चोर की तरह है। वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, जिससे दूसरे का ऑक्सीकरण हो जाता है और इस प्रक्रिया में वो खुद रिड्यूस हो जाता है। समझ गई। तो जो ऑक्सीकरण करता है वो अपचायक है और जो अपचयन करता है वो ऑक्सीकारक है। बिल्कुल सही। ये साफ हुआ। तो अब जब हम इस नृत्य के मूल स्टेप समझ गए हैं, तो सवाल ये है कि क्या ये नृत्य हमेशा एक ही तरह से किया जाता है या इसके भी अलग-अलग प्रकार हैं? इसके कई रूप हैं, लेकिन स्रोतों के आधार पर हम 4 मुख्य शैलियों की बात कर सकते हैं। 4, ठीक है। पहली है संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन। इसमें 2 या 2 से अधिक डांसर मिलकर एक जोड़ी बना लेते हैं। जैसे जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अच्छा, ये तो जुड़ने की बात हुई, पर क्या इसका ठीक उल्टा भी रिडॉक्स हो सकता है? मतलब जब कोई एक चीज टूटकर बिखर जाए? हाँ बिल्कुल, उसे हम अपघटन या डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये संयोजन का ठीक उल्टा है, जहां एक बड़ा यौगिक टूटकर छोटे-छोटे सरल पदार्थों में बदल जाता है। जैसे बिजली की मदद से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। ठीक है। और तीसरा प्रकार है विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट। ये नाम सुनकर तो किसी कंपटीशन जैसा लग रहा है। आप इसे एक डांस कंपटीशन की तरह ही समझ सकती हैं। अच्छा। इसमें एक ज्यादा ऊर्जावान या कह लें क्रियाशील डांसर आता है और किसी जोड़ी में से कम क्रियाशील डांसर को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। वाह, इसका कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे अगर आप जिंक की एक पट्टी को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालें, तो जिंक ज्यादा क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और घोल रंगहीन हो जाएगा। ये तो कमाल है। और चौथा प्रकार, विषमानुपातन। ये नाम तो बहुत ही अनोखा है। हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये एक बहुत ही खास और दिलचस्प प्रकार है। इसमें क्या होता है? इसमें एक ही तत्व एक ही समय पर हीरो और विलन दोनों का किरदार निभाता है। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब लगता है। मतलब एक ही तत्व खुद को ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और रिड्यूस भी? ये कैसे मुमकिन है? सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसका एक क्लासिक उदाहरण है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, जो हम चोट साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही। जब ये टूटता है तो पानी और ऑक्सीजन गैस बनाता है। इस प्रक्रिया में पेरोक्साइड में मौजूद ऑक्सीजन का एक हिस्सा पानी बनाने के लिए रिड्यूस होता है और दूसरा हिस्सा ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए ऑक्सीडाइज होता है। बिल्कुल, एक ही तत्व 2 अलग-अलग भूमिकाओं में। यहाँ से ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये सब सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों और लैब तक सीमित नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ हर पल हो रहा है। बिल्कुल। तो जब मैं अपने बगीचे में सेब के कटे हुए टुकड़े को भूरा होते देखती हूँ, तो मैं असल में एक रिडॉक्स अभिक्रिया को अपनी आंखों के सामने होते देख रही हूँ। एकदम सही। रिडॉक्स अभिक्रियाएं हमारे अस्तित्व का आधार हैं। सबसे आम उदाहरण है जंग लगना, जैसा आपने शुरू में कहा था। हाँ, ये लोहे का धीमा ऑक्सीकरण है और ये बहुत नुकसानदेह भी है। हाँ, ये प्रक्रिया धीरे धीरे धातुओं को खा जाती है और दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं को खरबों का नुकसान पहुंचाती है। और अब सोचिए पृथ्वी के सबसे बड़े चमत्कार के बारे में, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। वो भी एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। हाँ, वो एक जादुई रिडॉक्स अभिक्रिया है जहां पौधे सूरज की रोशनी की ऊर्जा को पकड़कर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बेकार मॉलिक्यूल को ऊर्जा से भरपूर चीनी में बदल देते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो हम उसी चीनी को तोड़कर उस सौर ऊर्जा को अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा श्वसन यानी रेस्पिरेशन प्रकाश संश्लेषण की ठीक उल्टी रिडॉक्स अभिक्रिया है। वाह, तो ये एक चक्र है। जीवन और मौत का एक विशाल रिडॉक्स चक्र जो हर पल हमारे चारों ओर चल रहा है। एक तरफ पौधे ऊर्जा बना रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारी बैटरियां, वे तो इस रिडॉक्स नृत्य का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कमाल है। निश्चित रूप से। बैटरी एक ऐसा डांस फ्लोर है जिसे हमने खास तौर पर डिजाइन किया है ताकि हम इलेक्ट्रॉनों के इस नृत्य से बिजली पैदा कर सकें। कैसे? बैटरी के एक सिरे एनोड पर ऑक्सीकरण होता है जहां इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं और दूसरे सिरे कैथोड पर अपचयन होता है जहां इलेक्ट्रॉन पकड़े जाते हैं। और तार जोड़ने पर? जब हम इन दोनों सिरों को एक तार से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस तार से होकर नाचते हुए जाते हैं और इसी प्रवाह को हम बिजली कहते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर हमारे फोन तक सब इसी सिद्धांत पर चल रहे हैं। तो जंग लगने से लेकर सांस लेने और बैटरी चलाने तक सब कुछ रिडॉक्स है। अब इसके सबसे व्यावहारिक हिस्से पर आते हैं,
जिससे केमिस्ट्री के छात्र अक्सर घबराते हैं, समीकरणों को संतुलित करना। हाँ, बैलेंसिंग। स्रोतों में बताया गया है कि ये सामान्य समीकरणों को संतुलित करने से अलग है। ऐसा क्यों? अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिससे केमिस्ट्री के छात्र अक्सर घबराते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार ये सीख रहा था तो ये एक जादू की तरह लगता था। हाँ, ये मुश्किल लगता है। लेकिन यकीन मानिए, इसके पीछे एक बहुत ही सरल और सुंदर तर्क है। चुनौती ये है कि यहाँ हमें सिर्फ परमाणुओं की गिनती बराबर नहीं करनी होती। अच्छा। मतलब वो तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें आवेश यानी चार्ज का भी हिसाब किताब बराबर करना होता है। चार्ज का भी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो इधर से उधर जा रहे हैं, है ना? तो हमें ये भी देखना है कि कितना नेगेटिव चार्ज गया और कितना आया, सब कुछ बराबर होना चाहिए। और स्रोतों में इसे करने के 2 तरीके बताए गए हैं, जिनमें से एक है अर्ध अभिक्रिया विधि, हाफ रिएक्शन मेथड। ये सुनने में ही जटिल लगता है। हाँ, लेकिन ये तरीका असल में एक बड़ी और मुश्किल समस्या को 2 छोटी आसान समस्याओं में तोड़ देता है। चलिए स्रोतों को उदाहरण लेते हैं, जहां आयरन आयन और डाइक्रोमेट आयन के बीच अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये विधि इस जटिल समस्या को कैसे सुलझाती है? इसका सबसे शानदार पहलू ये है कि ये इस एक अभिक्रिया को 2 हिस्सों में तोड़ देती है, एक ऑक्सीकरण के लिए और एक अपचयन के लिए। 2 अलग-अलग कहानियां। बिल्कुल। एक कहानी में आयरन अपने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है और दूसरी कहानी में डाइक्रोमेट आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो अब हमारे पास 2 छोटी-छोटी कहानियां हैं। आगे? अब हम इन दोनों कहानियों को अलग-अलग संतुलित करते हैं। ये एक तरह की रासायनिक बही खाता यानी केमिकल अकाउंटिंग है। बही खाता? हाँ, हम पहले मुख्य किरदारों यानी आयरन और क्रोमियम को गिनते हैं। फिर जहां भी ऑक्सीजन की कमी होती है उसे पूरा करने के लिए हम पानी H2O का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्योंकि अभिक्रिया पानी में हो रही है। सही। पानी जोड़ने से हाइड्रोजन का संतुलन बिगड़ जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए हम एसिड H+ आयन का इस्तेमाल करते हैं। ये तो एक पहेली सुलझाने जैसा लग रहा है। एक चीज ठीक करो तो दूसरी बिगड़ जाती है। बिल्कुल। और सबसे आखिर में और सबसे जरूरी, हम इलेक्ट्रॉनों का हिसाब किताब बराबर करते हैं। वो कैसे? हम देखते हैं कि एक कहानी में कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए और दूसरी में कितने लिए गए। अगर ये बराबर नहीं है तो हम किसी एक कहानी को गुणा करके इलेक्ट्रॉनों का लेन देन बराबर कर देते हैं, ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉन बेकार ना जाए। एकदम सही। और जब दोनों कहानियों में परमाणुओं, आवेश और इलेक्ट्रॉनों का पूरा हिसाब किताब बराबर हो जाता है तो हम उन दोनों को वापस जोड़ देते हैं और हमें एक संतुलित समीकरण मिल जाता है। हाँ, एक पूरी तरह से संतुलित समीकरण। ये देखने में जटिल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क यही है। प्रकृति में कुछ भी बर्बाद नहीं होता, ना परमाणु ना आवेश। ये वाकई एक व्यवस्थित तरीका है। और अगर अभिक्रिया क्षारीय यानी बेसिक माध्यम में हो रही हो तो क्या तरीका बदल जाता है? तरीका काफी हद तक वही रहता है, बस हिसाब किताब के नियम थोड़े बदल जाते हैं। क्षारीय माध्यम में हमारे पास एसिड H+ आयन नहीं होता, बल्कि बेस OH- आयन होता है। सही। तो हम हाइड्रोजन का संतुलन बैठाने के लिए OH- आयनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत वही रहता है, द्रव्यमान और आवेश का संरक्षण। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं असल में इलेक्ट्रॉनों का एक सार्वभौमिक नृत्य है। ये सिर्फ लैब में नहीं, बल्कि जंग लगने से लेकर हमारे सांस लेने तक हर जगह मौजूद है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके समीकरणों को संतुलित करना सिर्फ गणित नहीं, बल्कि प्रकृति के एक मूल नियम संरक्षण को समझने का एक तरीका है। बिल्कुल। और इन स्रोतों की जानकारी के आधार पर मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, और दहन, जिसमें कार्बन यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, ये दुनिया के सबसे बड़े रेडॉक्स चक्र हैं। हाँ, जो हमारे ग्रह के कार्बन संतुलन को बनाए रखते हैं। तो सवाल ये है कि क्या बड़े पैमाने पर इन अभिक्रियाओं में हेरफेर करने की क्षमता, जैसे कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ईंधन बनाना, हमारे ग्रह के ऊर्जा और जलवायु संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकती है? वाह! ये एक ऐसा प्रश्न है जो इन बुनियादी रासायनिक सिद्धांतों को भविष्य की प्रौद्योगिकियों और हमारी सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों से जोड़ता है।